आज हम लोग बिजनेस स्टडी में कंट्रोलिंग टॉपिक पढ़ेंगे। प्रबंध के 5 कार्य आपको हमने बताया था: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग 5वां कार्य हो गया। 3 क्वेश्चन स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग है क्या, इसके इम्पोर्टेंसेज क्या हैं, और प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच संबंध क्या है। तो पहले हम देखते हैं कंट्रोलिंग क्या है। नियंत्रण, मॉनिटरिंग, नियोजन के अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए जाते हैं, टारगेट फिक्स किए जाते हैं, और उस टारगेट को प्राप्त करने के रास्ते भी निर्धारित कर दिए जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो प्लान के अनुसार जब हम काम पूरा कर लेते हैं, एक्चुअल वर्क को परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड से करते हैं। हमने प्लानिंग के अंतर्गत काम का जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया था कि किसी भी काम को करने में कितना मैन पावर लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, कितना मनी लगेगा, कितना टाइमिंग लगेगा, मार्केटिंग की क्या पॉलिसी होगी, इन सब चीज़ों को जो पहले हमने स्टैंडर्ड तय किया था, इनका जब वास्तव में काम पूरा हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, यानी प्लानिंग के अनुसार काम हुआ है या नहीं। यदि प्लानिंग के अनुसार काम नहीं हुआ है, काम पूरा, एक बात और ध्यान दीजिए कि आप केवल काम कंप्लीट होने पर ही हम तुलना नहीं करते हैं। काम कंप्लीट होने पर भी वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना प्रमापित कार्य से करते हैं, और काम जब चलते रहता है बीच बीच में भी हम तुलना करते रहते हैं कि जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं काम के, यानी जो प्लान बनाए गए हैं, उसके अनुसार काम हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्या चीज़ जिम्मेदार है, किस तरह का डिविएशन है, क्या अंतर है, क्या विचलन है। उस डिविएशन को हम दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि आगे वो डिविएशन ना रहे, कमियां, विचलन ना रहे। तो वास्तविक कार्य प्रगति को परमापित कार्य के नज़दीक लाना ही कंट्रोलिंग है। इसमें यही देखा जाता है कि जो काम हो चुका या काम हो रहा है वो स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी प्लान के अनुसार हो रहा है कि नहीं, पहले से जो परमाप निश्चित किए गए हैं उनके अनुसार हो रहा है कि नहीं। जैसे हमने निश्चित किया कि मान लीजिए कि हम मोबाइल असेंबलिंग का, हमारी कंपनी है, हमने एक स्टाफ का एक दिन में स्टैंडर्ड तय किया कि एक स्टाफ एक दिन में 50 मोबाइल असेंबल करेगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या हर स्टाफ 50 मोबाइल असेंबल कर लिया या नहीं किया। अगर नहीं किया, कम किया, तो क्यों कम किया, क्या वो ड्यूटी पर लेट से आया, या पहले चला गया, या ड्यूटी के दौरान उससे कुछ परेशानियां हुई। तो ये सारे चीज़ डिविएशन कहलाते हैं। तो कंट्रोलिंग में इसी डिविएशन का, विचलनों का, अंतर का हम पता लगाते हैं और उसे दूर करने का उपाय करते हैं ताकि आगे वो गलतियां फिर से ना हो। अब आते हैं इसके महत्व क्या है। 6 पॉइंट है इसके इम्पोर्टेंस में। पहला है एक्कॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, यानी संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना। प्लानिंग के अंतर्गत जो लक्ष्य तय किए जाते हैं, उद्देश्य तय किए जाते हैं, और ये तय कर दिया जाता है कि भविष्य में किसी काम को आगे भविष्य में कैसे पूरा करेंगे, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर दी जाती है। तो
नियंत्रण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो मैन पावर है वो उस रूपरेखा के अनुसार काम को कर रहा है या नहीं, वो रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर रहा है या नहीं, और निगरानी और नियंत्रण के कारण ही मैन पावर ही पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करता है और इस तरह से हम संस्था के लक्ष्य को, संगठनात्मक लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लेते हैं। तो ये नियंत्रण के द्वारा ही संभव है कि सारे स्टाफ पूरी चुस्ती से, पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम करें। जब उन पर निगरानी रखेंगे, उनके पूरे कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखेंगे, एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली संस्था में लागू करेंगे, तो इससे सारे स्टाफ, सारे मैन पावर डर कर काम करना शुरू करेंगे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, और हम संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ये नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। परमापों की शुद्धता को जांचना, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। देखिए, नियंत्रण में हम केवल ये नहीं देखते हैं कि जो काम हो चुका वो परमापों के अनुसार हुआ है कि नहीं, यानी हम केवल वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना परमापित कार्यों से नहीं करते हैं, बल्कि ये भी देखते हैं कि क्या परमाप सामान्य रूप से निर्धारित हुए हैं या नहीं, यानी हमने जो परमाप तय किया था पहले से, कहीं वे सामान्य परमापों से अलग तो नहीं है, सामान्य परमापों से ऊपर या ज़्यादा या कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम फिर से परमाप तय करते हैं। तो नियंत्रण में न केवल वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना परमापों से की जाती है, बल्कि परमापों की भी जांच की जाती है कि कहीं परमाप सामान्य परमापों से अलग तो नहीं तय किए गए हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें सुधारा जाता है। तीसरा महत्व है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। जितने भी रिसोर्स होते हैं किसी काम को करने के, उसमें एक्टिव रिसोर्स मैन पावर को, मनुष्य को माना गया है। तो चूंकि नियंत्रण में हर संस्था में एक नियंत्रण प्रणाली, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू होती है, काम करती है, जो अपने मैन पावर पर का निगरानी, कार्यों का निगरानी करती है कि वे सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। तो प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू होने से स्टाफ में भी डर बना रहता है कि हमारे कार्यों की जांच हो रही है, हमारे हम पर निगरानी रखा जा रहा है, अतः हमें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करना चाहिए। तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो वे भी अपने पूरी क्षमता से, ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरा जो बाकी संसाधन हैं उनका वे बेहतरीन प्रयोग, कुशलतम प्रयोग करते हैं, अच्छा से अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं, यानी संसाधनों को बर्बाद होने से बचाते हैं। तो पूरे लगन और निष्ठा से काम भी करते हैं, पूरी क्षमता से काम भी करता है मैन पावर, अब बाकी संसाधनों की बर्बादी को भी रोकता है मैन पावर। नियंत्रण के द्वारा ये संभव होता है। कर्मचारी अभिप्रेरण में सुधार, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। नियंत्रण कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है। कैसे? चूँकि नियंत्रण के द्वारा कर्मचारियों के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है और कर्मचारियों में डर का माहौल बनता है कि हमारे कार्यों की निगरानी हो रही है, और जब तक हम पूरी ईमानदारी, निष्ठा से, परिश्रम से, अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे नहीं, यानी हम संस्था को काम देंगे नहीं, तब तक संस्था में हमारी अलग पहचान बनेगी नहीं, और जब तक हमारी अलग पहचान बनेगी नहीं, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी नहीं, हमारी उत्पादकता बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारा प्रमोशन नहीं होगा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ेंगी, हमारी सुविधाएं नहीं बढ़ेंगी। तो इस तरह से कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं। तो कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, उनके कार्यों की निगरानी करना और उन्हें पूरी क्षमता से काम करने के लिए अभिप्रेरित करना, ये काम नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित करना। नियंत्रण पूरे संस्था में, संगठन में
ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है। पूरे संस्था में संस्था के सभी अंगों में नियंत्रण के द्वारा व्यवस्था एवं अनुशासन सुनिश्चित होता है, क्योंकि संस्था के कर्मचारियों को पता होता है कि व्यवस्था खराब होने पे समय पर लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगी संस्था, और जब अनुशासन भंग होगा तो इसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। इस कारण से नियंत्रण व्यवस्था अनुशासन सुनिश्चित करता है, समन्वय स्थापित करने में सहायक, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। नियंत्रण का पहला महत्व हमने पढ़ा संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, यानी संस्था के उद्देश्य को पूरा करना। किसी भी संगठन का लक्ष्य तभी पूरा होता है जब संगठन के सारे अंग, सभी लोग मिलजुल कर काम करें। यानी लक्ष्य की प्राप्ति सामूहिक प्रयास का नतीजा होता है, सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। ये सिंगल प्रयास किसी एक आदमी के प्रयास करने मात्र से नहीं होता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि सभी लोग सामूहिक प्रयास करें, न केवल सभी कर्मचारी सामूहिक प्रयास करें, बल्कि संस्था के सारे अंगों में तालमेल भी हो, और तालमेल हो जैसे बिक्री विभाग बिक्री आदेशों की पूर्ति तभी कर पाएगा जब उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से उत्पादन करके प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ नियंत्रण का क्या रोल होगा? यहाँ नियंत्रण का रोल होगा यह देखना कि क्या प्रोडक्शन विभाग मांग के अनुसार जो आप माल पूर्ति के आदेश हैं, आदेश के अनुसार उत्पादन कर पा रही है या नहीं। अगर नहीं कर पा रही है तो क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए ताकि आदेश की समय पर पूर्ति हो। तो सेल्स डिपार्टमेंट का संबंध प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, इस तरह से हर डिपार्टमेंट का संबंध इंटरडिपेंडेबिलिटी है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संबंधता है। और सारा डिपार्टमेंट जब तक समय से काम नहीं करेगा, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, कुल मिलाकर जब तक पूरे संगठन में, संगठन के सभी अंगों में, सारे कर्मचारियों में समन्वय नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, हम संस्था के लक्ष्य को प्राप्त नहीं, संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यह समन्वय नियंत्रण के माध्यम से ही संभव है, नियंत्रण के द्वारा ही संभव है। तो ये कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस हुआ। अब आते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हो गया, कंट्रोलिंग आखिरी फंक्शन हो गया। इन दोनों के बीच किस तरह के संबंध हैं, इस पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच के संबंध को दो तरह से हम समझ सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस वाला संबंध, यानी नियोजन एक दूसरे पर निर्भरता वाला, एक दूसरे से जुड़ाव वाला संबंध। और दूसरा क्वेश्चन बनता है एक दूसरे से अलगाव वाला संबंध। एक क्वेश्चन है कि नियोजन नियंत्रण का एक दूसरे से जुड़ाव वाला संबंध, और एक क्वेश्चन है कि नियोजन एवं नियंत्रण का एक दूसरे से अलगाव वाला संबंध। तो एक दूसरे से जुड़ाव वाला संबंध क्या है? तो वो क्वेश्चन है प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नियंत्रण के अभाव में नियोजन अर्थहीन है, अतः नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है। यानी नियंत्रण के बगैर नियोजन का कोई मतलब नहीं है, और नियोजन के बगैर नियंत्रण भी अंधा है। ये एक दूसरे से जुड़ाव वाला क्वेश्चन है, एक दूसरे पर निर्भरता वाला क्वेश्चन है। अब इसको हम समझते हैं तब आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। अब आते हैं कि प्लानिंग, देखिए इन दोनों में अंतर वाला क्वेश्चन या संबंध, एक दूसरे से जुड़ा वाला क्वेश्चन समझने के लिए दोनों के अर्थ को जानना जरूरी होगा। तो नियंत्रण का अर्थ तो आपने देख लिया कि नियोजन के अंतर्गत हम जो प्लान फिक्स करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं,
काम को करने के जो परिमाप निश्चित करते हैं, नियंत्रण में यही देखा जाता है कि उस परिमाप के अकॉर्डिंगली काम हुआ है या हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। कमियों को ढूंढा जाता है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट समझते हैं। पहले, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन है। नियोजन का कोई मतलब नियंत्रण के बिना। तो इसके लिए पहले हम नियोजन के मीनिंग को डिफाइन करेंगे। नियोजन के अंतर्गत चूँकि हम लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हैं, रास्ता भी तय करते हैं, किस रास्ते से चल के हम लक्ष्य पर, परिणाम पर पहुंच सकेंगे। यानी रास्ता बनाने का मतलब है परिमाप निश्चित करना, विभिन्न चीज़ों का, समय का, लागत का, मैन पावर का, रिसोर्सेज का, कितना कितना लगेगा, इसका परिमाप तय करना। तो यानी भविष्य में हम किसी काम को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, इसका रूपरेखा तैयार कर दिया जाता है नियोजन में। अब आइए, हमने नियोजन कर लिया, काम शुरू कर दिया, तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है या नहीं, हमारा नियोजन सफल हो रहा है या नहीं, यानी हमारा काम प्लान के अनुसार चल रहा है या नहीं। ये इसका उत्तर हमें नियंत्रण से मिलता है। इसके लिए नियंत्रण जरूरी है। नियंत्रण के द्वारा ही पता चलेगा कि काम वास्तविक कार्य प्रगति परिमापित कार्य के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, यानी हमारा जो काम हुआ है और जो ऐसे हमने सोचा था, पहले प्लान किया था, उसके अनुसार हो रहा है या नहीं, या हुआ है या नहीं, ये नियंत्रण से ही पता चलेगा। अगर हम नियंत्रण नहीं करें, तो फिर कर्मचारियों के सामने कोई टारगेट नहीं होगा, कर्मचारी दिशाहीन हो जाएंगे, उनके काम की जांच करने वाला कोई नहीं होगा कि उन्हें ये अपने काम के प्रति जो लगाव नियंत्रण के कारण हो रहा था, नियंत्रण के कारण कर्मचारियों में जो एक डर का माहौल बन रहा था कि हमें जवाब देना है, हमारे काम की निगरानी हो रही है, नियंत्रण हो रहा है और उसके अनुसार हमारे काम की जांच होगी। तो अगर नियंत्रण नहीं होता है, केवल नियोजन करके ही हम छोड़ देते हैं, नियंत्रण नहीं होता है, तो ये जवाबदेही कर्मचारियों में नहीं रहेगी, ये भावना उनके अंदर से निकल जाएगा। इसलिए कहा जाता है नियंत्रण के बिना नियोजन अर्थहीन। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखते हैं। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। नियंत्रण नियोजन का अभाव में अंधा है। हम नियंत्रण किस चीज़ का करते हैं? पहले प्लानिंग जो किए होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इन्हीं सब चीज़ों का तो नियंत्रण करते हैं। जब यही सब चीज़ नहीं होंगे, पहले से तय ही नहीं होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, पहले से हम परिमाप निश्चित ही नहीं किए होंगे किसी काम को पूरा करने में कितने स्टाफ लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना लागत लगेगा, कितने बाकी के संसाधन लगेंगे, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का परिमाप पहले से अगर तय ही नहीं होगा तो फिर हम नियंत्रण किस चीज़ का करेंगे? क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये तो पहले से पता ही नहीं है, तो हम नियंत्रण किस चीज़ का करेंगे? हम तुलना, वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना नियंत्रण के अंतर्गत करते हैं ना, वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना परिमापित कार्य से। तो परिमापित कार्य ही नहीं है तो वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना किससे करेंगे? कमियां क्या निकालेंगे? कमियों को, विचलनों को दूर कैसे करेंगे? यानी कुल मिलाकर हम नियंत्रण किस चीज़ का करेंगे जबकि हमारे सामने कोई लक्ष्य है ही नहीं, कोई कार्य प्रगति है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो हम नियंत्रण किस चीज़ का करेंगे? इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण नियोजन का अभाव में अंधा है। तो ये एक दूसरे से लगाव वाला, जुड़ाव वाला क्वेश्चन था। अब एक दूसरे से अलगाव वाला, डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखिए। नियोजन नियंत्रण, इसको भिन्नता कहा जाता है। 3 क्वेश्चन इससे बनता है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड,
नियोजन आगे देखना है, वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, जबकि नियंत्रण पीछे देखना है। कैसे समझाएंगे आप इसको? नियोजन आगे देखना है जबकि नियंत्रण पीछे देखना है। नियोजन में क्या होता है? नियोजन कभी भी भविष्य के लिए ही किया जाता है, नियोजन वर्तमान के लिए नहीं किया जाता है, भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए किया जाता है। किसी भी कार्य को पूरा करने या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के रास्ते तय किए जाते हैं नियोजन में। यानी किसी भी कार्य को भविष्य में कैसे पूरा करें, कर पाएंगे हम, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी आगे की कार्रवाई की जाती है नियोजन में। जबकि नियंत्रण पीछे देखना है, वेयर एज कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। नियंत्रण में क्या होता है? कभी भी नियंत्रण काम पूरा होने के बाद ही होता है, नियोजन से पहले नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण तो सारे प्रबंध के कार्यों का आखिरी में आता है, काम पूरा होने पर ही हम वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना प्रमापित कार्यों से करते हैं। माने ये देखते हैं कि जो वास्तव में काम हो चुका है वो नियोजन के अनुसार हुआ है या नहीं। तो इस तरह से पीछे देखने का, कंट्रोलिंग लुकिंग बैक, नियंत्रण जो है पीछे देखना है। हम नियंत्रण भविष्य का नहीं करते हैं, नियंत्रण भूतकाल में जो काम हुए हैं उसका करते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, यानी भविष्य का हम नियोजन करते हैं। नियोजन में आगे की कार्रवाई तय करते हैं, आगे की कार्रवाई की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। नियंत्रण क्या है? जो काम पीछे हो चुका है उसकी हम जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड कंट्रोलिंग द लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। ये भी आसान है, आपको बताया गया प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। पहला कार्य जो है प्लानिंग है, इसमें किसी काम को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, इसकी पूरी रूपरेखा तय है। भविष्य में हम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे इसका पूरा गाइडलाइन फिक्स किया जाता है, मानक निर्धारित किया जाता है नियोजन में, पहला कार्य है। और नियोजन के बाद हम संगठन खड़ा करते हैं, उसमें नियुक्तिकरण करते हैं, उनको डायरेक्ट निर्देशन देते हैं, और तब आखिरी में उनसे जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट की तुलना करते हैं, सबसे आखिरी में तुलना करते हैं, जिसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये साबित होता है कि नियोजन जो है पहला कार्य है प्रबंध का और नियंत्रण आखिरी कार्य है। एक और क्वेश्चन बनता है 2 नंबर वाला, कंट्रोल मूव्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। नियंत्रण नीचे से ऊपर की क्रिया है, वेयरएज प्लानिंग मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, जबकि नियोजन ऊपर से नीचे जाने वाली क्रिया है। यानी नियंत्रण का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, नियोजन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये कैसे, इसको साबित करना है आपको। पहला है कि नियंत्रण का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है। नियंत्रण में होता क्या है कि हमारे जो सुपरवाइजर हैं, पर्यवेक्षक हैं, वे काम की निगरानी करते हैं और निगरानी के दौरान यदि कोई कमियां उन्हें दिखती हैं, कोई डिविएशन दिखता है, तो वो अपने स्तर से उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे दूर नहीं हो पाता है तो इस समस्या को अपने ऊपर के अधिकारी की तरफ बढ़ा देते हैं समाधान के लिए। प्रॉब्लम को ऊपर के अधिकारी, हायर अफसर के पास भेज देते हैं। उनसे भी अगर दूर नहीं होता है तो भी अपने ऊपर के अफसर को भेज देते हैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए। यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है सोल्यूशन के लिए प्रॉब्लम, जबकि नियोजन में ऐसा नहीं होता है। नियोजन में जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो पहले पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती हैं, और वो नीतियों को टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, और नीतियों को लागू करने के जो नियम कानून बनाने हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने नीचे के लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देता है, सुपुर्द कर देता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम को कई भागों में बांटकर हर भाग को सौंपता है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने डिपार्टमेंट होते हैं वे इसको इम्प्लीमेंट करवाने के, लागू करवाने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट के स्टाफ को भेजते हैं। तो इस तरह से प्लानिंग मूव्स फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह है।
जबकि नियंत्रण नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह है। एक सुपरवाइजर से जब समाधान नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम के, तो समाधान के लिए वो अपने नीचे नहीं भेजेगा, अपने ऊपर का अधिकारी को भेजेगा, उससे भी समाधान नहीं हो पाएगा तो इसके लिए फिर वो अपने ऊपर का अधिकारी को भेजेगा। तो नीचे से ऊपर की ओर यहाँ प्रवाह हो रहा है नियंत्रण का। जबकि नियोजन का कोई भी काम पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाएगा उसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भेजेगा कि आप रूल्स रेगुलेशन बनाइए। मिड लेवल में रूल्स रेगुलेशन बना के लोअर लेवल मैनेजमेंट को, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, इसका प्रवाह होगा। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, अंतर वाला एक दूसरे में के समानता वाला एक ही क्वेश्चन बनता है। चलिए इसमें अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे।